हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। देखिए, इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आप एम कर रहे हैं अपकमिंग दिसंबर एग्जामिनेशन को, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, तो डेली इन सेशन से जुड़ा करिए। डेली जो है ये सेशंस 12:15 पे दोपहर में यानी 12:15 बजे आपको इसी चैनल पर यानी हमारे ज्ञानस्थली के चैनल पर आता है। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगा। यूट्यूब के नोटिफिकेशन का इतना कोई भरोसा रहता नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। आज है 8 नवंबर, और 8 नवंबर के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी बैरियर टू अचीविंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकासशील देशों में पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने में मुख्य बाधा है। यानी यहाँ पर बात हम कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, और किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने में कौन से अवरोध, कौन से बैरियर आ रहे हैं। पहला है हाई डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधनों पर उच्च निर्भरता। दूसरा ऑप्शन है लैक ऑफ इंटरनेशनल एड यानी अंतर्राष्ट्रीय सहायता की कमी। तीसरा ऑप्शन है लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बेनिफिट्स यानी नवीकरणीय ऊर्जा के लाभों के प्रति सीमित जागरूकता। और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, और लिख के जो आपको लग रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा नीचे मेंशन कर दीजिए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। देखिए, सेशंस बनाने में हमें बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, और फेस्टिवल्स में भी कैसे भी करके टाइम निकाल के आपके लिए ये सेशन लाना पड़ता है। आज छठ पूजा है, उसके बावजूद ये सेशंस आपके लिए मैं ला रहा हूँ, क्योंकि ये रेगुलरिटी मेंटेन होनी चाहिए। जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सेशंस जो है वो रुके। तो इस एफर्ट के लिए आप एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ शेयर कर दिया करिए इन वीडियोस को। अब स्टार्ट करते हैं, एक एक ऑप्शन को डिस्कस करना। ओके, सो हाई डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अगर मेंटेन करना है तो आपको अपना डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल से कम करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। यानी जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ना, फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं। ये कभी जो है ना, एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वापस नहीं आने, करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में। और फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कोयला, कोल हो गया, जैसे आपके पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम है ना, पेट्रोल हो गया, फिर डीजल हो गया, है ना, ये बायोडीजल नहीं है ना, बायोडीजल फॉसिल फ्यूल नहीं है। उसके बाद आप ऐसे कोई भी ईंधन जो कि खत्म हो जाएगा एक समय के बाद। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा होता है, जैसे विंड एनर्जी हो गया, हवा कभी खत्म नहीं होने वाला। सोलर एनर्जी हो गया, यानी सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाला है ना। फिर आपके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, यानी कि जो पानी के बहाव से जो ऊर्जा हम बनाते हैं वो, तो ये सभी जो है आपके। और इसके साथ साथ बायोमास भी आ जाता है इसके अंदर। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, याद रखिएगा, क्योंकि इसके लिए यूरेनियम चाहिए, और यूरेनियम जो है वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। तो ये सभी जो है ना फॉसिल फ्यूल होते हैं, और इनके ऊपर क्योंकि हम एक विकासशील देश हैं तो हमारा डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होता है फॉसिल फ्यूल्स पे। और यही कारण है कि ये ऑप्शन सही होगा, है ना, ये तो सही होने वाला है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने में ये एक बैरियर के तौर पे काम करता है, क्योंकि आप सस्टेन तभी करोगे जब आप जो है डिपेंड करोगे रिन्यूएबल एनर्जी पे यानी नवीकरणीय ऊर्जा पर। अच्छा, इंटरनेशनल एड की भी कमी, क्योंकि विकासशील देश हैं, इनके पास फंड की कमी होती है ना, बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं होता है इनके पास, और इसलिए इनको ज़रूरत होती है अंतर्राष्ट्रीय सहायता की। जो ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी विकसित हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, ऐसे देश जो है वो हेल्प करें जो इनके कॉम्परेटिवली जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज जो भी हैं उनको। तो ये इंटरनेशनल एड अगर नहीं मिलेगा तो इससे भी दिक्कत होती है ना। तो इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव लेने के लिए डेवलपिंग नेशंस को ना काफ़ी फंडिंग की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और ये लिमिटेड होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दिक्कत होगा। तो ये भी इसका सही उत्तर है। तो यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तीसरा है कि लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बेनिफिट। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो अभी उभरते हुए देश हैं, जिनका इकोनॉमी अभी उभर रहा है, जैसे भारत है, यहाँ दिक्कत क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, यानी गरीबी है, और हंगर, भूखमरी है। और आपने अगर नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ा होगा मैस्लो का, तो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले आपको बेसिक नीड्स अपने पूरे करने होंगे, फिर आप पहुंचोगे सेफ्टी नीड्स पे। तो बेसिक चीज़ यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। अब रोटी, कपड़ा और मकान की जहां दिक्कत होगी वहां लोग ये नहीं सोचेंगे कि मैं फॉसिल फ्यूल जलाऊं या फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करूं या सोलर यूज करूं। उनको बस अपने काम पहले पूरे करने होते हैं, और यही दिक्कत होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपके पास उतनी सुविधाएं हैं क्योंकि आपके पास उतने पैसे हैं। यहाँ तो
खाने तक के पैसे नहीं होते हैं अभी, ये दिक्कत हो जाती है। और इसीलिए ये अवेयरनेस नहीं है इतना रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, और सरकार अब कर रही है। सोलर एनर्जी को लेकर काफ़ी प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, काफ़ी सब्सिडाइज किया जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और ये टेक्नोलॉजी सुगम बन पाए। तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर होगा। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दिया होगा और अच्छे से आपको सारे ऑप्शंस समझ में आ गए होंगे, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हायर एजुकेशन सिस्टम का ये प्रश्न है, विच रिफॉर्म अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू एड्रेस द गैप बिटवीन रिसर्च एंड एप्लीकेशन इन इंडियाज हायर एजुकेशन। बताइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कौन सा सुधार भारत की उच्च शिक्षा में अनुसंधान और अनुप्रयोग के बीच के अंतर को संबोधित करने का लक्ष्य रखता है ना। पहला ऑप्शन आपके सामने है, स्टैब्लिशिंग मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, यानी बहुविषयक संस्थानों की स्थापना। दूसरा ऑप्शन है, प्रमोटिंग वोकेशनल ट्रेनिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स, यानी माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन है, फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स, यानी केवल मानविकी और कला पर ध्यान केंद्रित करना। और चौथा ऑप्शन है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स, यानी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाना। बताइए कौन सा ये रिफॉर्म लिया गया, कौन सा बदलाव किया गया है जिसके तहत जो गैप है रिसर्च में और एप्लीकेशन में, यानी कि देखिए आप रिसर्च कर लेते हैं, आप अनुसंधान कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ज़मीनी स्तर पर उसको लागू करने का, तो वहाँ पर हम लैग कर जाते हैं। और भारत की जो उच्च शिक्षा है इसमें यही लैग हो रहा है, यही जो है प्रॉब्लम आ रही है। और इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, इसको गैप को फुलफिल करने के लिए, फिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक रिफॉर्म लाना होगा, है ना। तो क्या है वो जो NEP 2020 में जो है वो इसके बारे में बात हुआ है, बताइए आपको क्या लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए एंड देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग द आंसर्स। एक एक ऑप्शन डिस्कस करेंगे, है ना। तो आई होप कि नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आपने इसका सही उत्तर लिख दिया हो। अब देखिए पहला ऑप्शन है, स्टैब्लिशिंग मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। देखिए हमको तो बार बार मैंने आपको बताया है और हमको पता भी है कि NEP 2020 में बहु विषयक संस्थानों की स्थापना के बारे में बात किया गया है। यहाँ पर बात किया गया है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ के बारे में, जहाँ पर हम कई विषय साथ में लेके पढ़ सकें। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। अगर हमें मन है कि मैथ्स के साथ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ें, तो वो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी उपलब्ध हो, और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो सरकार दे रही है NEP 2020 के तहत। और दूसरी चीज़ के ऐसे संस्थान भी बनाने की बात की गई है जो कि बहु विषयक होंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। तो ये तो बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरे ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग सेकेंडरी स्कूल में देना। देखिए ये भी बात किया गया है 2020 में, लेकिन रिसर्च और एप्लीकेशन के बीच का जो गैप है इसको फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको कहीं ना कहीं बहुविषयक संस्थानों की स्थापना करनी होगी, तभी जाके जो है आप इस गैप को पूरा कर सकोगे, है ना। वोकेशनल ट्रेनिंग देके आप क्या करोगे, जॉब रेडीनेस बढ़ाओगे, है ना, जॉब के लिए उनको रेडी करोगे। तो रिसर्च, हायर एजुकेशन पर रिसर्च से इसका कोई लेन देन नहीं है, तो ये नहीं होगा। फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स। देखिए एक्सक्लूसिवली, ओनली, सोलली, अगर ऐसा कोई आता है जैसे ओनली लिख दिया, सोलली लिख दिया, एक्सक्लूसिवली जैसे यहाँ पे लिख दिया, तो ये सभी जो ऑप्शन होते हैं ना ये मेनली गलत ही होते हैं, है ना। क्योंकि ये एक तरीके से तटस्थ है, मतलब एक तरीके के सिर्फ ये क्या होता है ना कि केंद्रित है, सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स पे बात कर रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं किया गया है। इसमें बैलेंस्ड अप्रोच के बारे में बात किया गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और डी, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। देखिए जरूरी है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स को बढ़ाना जरूरी है, लेकिन रिसर्च और एप्लीकेशन के बीच के गैप्स इसका कोई लेन देन नहीं है, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, तो यही इसका सही उत्तर होगा, बहुविषयक संस्थानों की स्थापना, और इससे जो रिसर्च और एप्लीकेशन के बीच का गैप है वो पूरा होगा। तो ये आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। और बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। ICT का प्रश्न है ये, है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। In a cyber security context, which of the following protocols is primarily used to establish a secure encrypted link between two devices? बताइए साइबर सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल दो उपकरणों के बीच सुरक्षित एनक्रिप्टेड लिंक स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है TLS, दूसरा ऑप्शन है FTP, तीसरा ऑप्शन है HTTP और चौथा ऑप्शन है UDP। आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। और एक और बात बता दूं कि इसका फुल फॉर्म नहीं दिया होता है, नहीं दिया होता, बाई चांस अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो इसका फुल फॉर्म नहीं दिया होता है आपके जो पेपर आएगा उसमें भी। और इसलिए इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा कि किसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, और क्वेश्चन नंबर 3 लिख के आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए।
और फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एक एक ऑप्शन। देखिए आई होप कि नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आपने इसका सही उत्तर लिख दिया हो। देखिए पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो ये है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, TLS, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जो है इसको डिज़ाइन किया गया है सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए नेटवर्क्स के ऊपर, जहाँ पर कनेक्शन को एनक्रिप्ट किया जाता है। एनक्रिप्ट करने का मतलब क्या हो गया, इसको लॉक करना, एनक्रिप्ट करना, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, TLS। ओके, अब हम दूसरा ऑप्शन डिस्कस करते हैं। देखिए इसका सही उत्तर यही होगा, मैं पहले ही बता दूं आपको, है ना, क्योंकि इसमें बात क्या कर रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं सिक्योर कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए और एनक्रिप्टेड लिंक प्रोवाइड करने के लिए दो डिवाइसेस के बीच में, वो TLS ही होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। FTP फाइल को ट्रांसफर करने के लिए होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, और इसमें इंक्रिप्शन बिल्ट इन नहीं होता है। HTTP जो है डेटा ट्रांसफर करता है बिना किसी इंक्रिप्शन के, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। अगर यहाँ पर S होता है HTTPS, तब वहाँ पर सिक्योरिटी वाला ये पॉइंट आ जाता है ना। तो HTTP प्लस TLS इज इक्वल टू HTTPS होता है, याद रखिएगा, HTTP प्लस अगर TLS इसमें जोड़ दोगे तभी ये बनता है HTTPS। ओके, और ये हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और ये इसका सही उत्तर नहीं होगा क्योंकि सिर्फ HTTP लिखा है। और UDP क्या होता है, यूज़र डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, है ना। तो ये क्या होता है, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, इसमें कोई भी इंक्रिप्शन वगैरह नहीं होता, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा A, TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न लॉजिकल रीजनिंग से है, कह रहा है कि इफ ऑल स्कॉलर्स आर डिलिजेंट एंड सम स्कॉलर्स आर आर्टिस्ट आर ट्रू, अगर सभी विद्वान मेहनती हैं और कुछ विद्वान कलाकार हैं, ये सत्य है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से मान्य है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज लॉजिकली वैलिड, कौन सा फॉलो कर रहा है। मान लीजिए ये प्रीमाइस 1 है, ये प्रीमाइस 2 है, तो कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। पहला ऑप्शन है सम डिलीजेंट पीपल आर आर्टिस्ट, यानी कुछ मेहनती लोग कलाकार हैं। दूसरा ऑप्शन है नो आर्टिस्ट इज डिलीजेंट, यानी कोई कलाकार मेहनती नहीं है। तीसरा ऑप्शन है नो आर्टिस्ट आर स्कॉलर्स, यानी सभी कलाकार विद्वान हैं, सॉरी ऑल आर्टिस्ट आर, सभी कलाकार विद्वान हैं। और चौथा ऑप्शन है सम डिलीजेंट पीपल आर नॉट आर्टिस्ट, यानी कुछ मेहनती लोग कलाकार नहीं हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको क्या लगता है इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिख के नीचे मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, एंड देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग द करेक्ट आंसर। देखिए इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये लॉजिकल रीजनिंग होता है, तो यानी कि अगर जो भी यहाँ पर प्रीमाइस में कह रहा है उसी के बेसिस पे ये कंक्लूजन निकलता है। तो पहला है ऑल स्कॉलर्स आर डिलीजेंट, चलिए ठीक है, सभी जो विद्वान हैं वो मेहनती हैं, ठीक है, ये लिख दिया हमने। फिर सम स्कॉलर्स आर आर्टिस्ट, आपने लिख दिया कि कुछ स्कॉलर्स जो हैं, कुछ विद्वान जो हैं वो कलाकार भी हैं, चलिए ये भी हो गया। तो इसमें से बताइए कि कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि सम डिलीजेंट पीपल आर आर्टिस्ट, पहला ऑप्शन अगर हम ले लें, तो अगर सभी स्कॉलर्स डिलीजेंट हैं और कुछ स्कॉलर आर्टिस्ट हैं, तो लॉजिकली फॉलो कर रहा है ये कि कुछ डिलीजेंट इंडिविजुअल्स जो हैं होंगे, जो स्कॉलर्स होंगे वो आर्टिस्ट भी होंगे, है ना। ऑल स्कॉलर्स आर आर्टिस्ट, ऑल स्कॉलर्स आर डिलीजेंट एंड सम स्कॉलर्स आर आर्टिस्ट, सभी जो है डिलीजेंट हैं, इनमें से कुछ जो है वो आर्टिस्ट भी हैं, तो कुछ डिलीजेंट भी आर्टिस्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि सभी स्कॉलर्स डिलीजेंट हैं तो कुछ डिलीजेंट तो आर्टिस्ट होंगे ही। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये लॉजिकली फॉलो कर रहा है। नो आर्टिस्ट डिलीजेंट आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि यहाँ कह रहा है ऑल स्कॉलर्स आर डिलीजेंट और कुछ स्कॉलर आर्टिस्ट हैं, तो कैसे कह सकते हो कि नो आर्टिस्ट डिलीजेंट, ये गलत हो गया। ऑल आर्टिस्ट आर स्कॉलर्स, सभी कलाकार विद्वान हैं, ये आप कह रहे हो यहाँ पर। देखिए अगर आप कह रहे हो ऑल आर्टिस्ट आर स्कॉलर्स, तो इसमें कोई भी बेसिस इस स्टेटमेंट के लिए दिया ही नहीं है, क्योंकि आप अज्यूम कर रहे हो ये चीज़। यहाँ पर तो लिख दिया ऑल स्कॉलर्स आर डिलीजेंट एंड सम स्कॉलर्स आर आर्टिस्ट, तो वो चीज़ तो यहाँ पर लिखी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और सम डिलीजेंट पीपल आर नॉट आर्टिस्ट, तो ये सही हो भी सकता है, लेकिन कोई भी प्रीमाइस इसको सपोर्ट नहीं करने के लिए है। देखिए यहाँ कह रहा है ऑल स्कॉलर्स आर डिलीजेंट, तो ये हमें पता चलेगा कि जितने भी विद्वान लोग हैं वो सभी जो है मेहनती हैं। और ये कह रहा है कुछ जो है वो आर्टिस्ट हैं, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि सम डिलीजेंट आर नॉट आर्टिस्ट, ये नहीं कह सकते हो आप, हाँ, क्योंकि वो नॉट आर्टिस्ट होंगे कि नहीं होंगे, आप ऑन द बेसिस ऑफ दीज आप कह नहीं सकते हो, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आई होप कि इसका सही उत्तर आपको समझ में आ गया हो। अब बढ़ते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ, और हम अपने वीडियो के आधे पार्ट तक आ चुके हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी टाइप के क्वेश्चंस को लगातार डेली डिस्कस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। रोज़ 12:15 बजे दोपहर में आया करिए, और ये क्लासेस जो आपको वहीं मिलेंगी।
एंसेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन का ये क्वेश्चन है। विच एंसेंट इंडियन इंस्टीट्यूशन वाज नोन फॉर इट्स रिगरस डिबेट्स एंड रिसर्च इन बोथ सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल फील्ड्स। बताइए कौन सा प्राचीन भारतीय संस्थान धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक क्षेत्रों में अपनी गहन बहसों और अनुसंधान के लिए जाना जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। पहला है नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है तक्षशिला यूनिवर्सिटी तक्षशिला विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है वल्लभी विश्वविद्यालय और चौथा ऑप्शन है मिथिला विश्वविद्यालय। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिख के आप क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। उसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए पहला अगर देखें नालंदा यूनिवर्सिटी को बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए जाना जाता था, आपको मालूम है ना। इसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमी के लिए, जैसा हमने कल डिस्कस किया था, तो एस्ट्रोनॉमी के लिए भी इसको जाना जाता था, है ना। और इसके साथ साथ जो है ना बाद में इनको इस्टेब्लिश किया गया तक्षशिला में भी। जो तक्षशिला है वो रिनोन था किस चीज़ के लिए, अपने एकेडमिक रिगर के लिए। अलग अलग डिसिप्लिन में यहाँ पर जो है पढ़ाई होता था, बताया जाता था, पढ़ाया जाता था। इसमें फिलॉसफी, साइंस, पॉलिटिक्स सभी शामिल होता था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर डिबेट और रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था सेकुलर और स्पिरिचुअल फील्ड्स में, और इसीलिए तक्षशिला यूनिवर्सिटी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है इसका ये इन्फ्लुएंशियल था, लेकिन ये रीजनली फोकस्ड नहीं था किसी भी तरीके से। और मिथिला यूनिवर्सिटी जो है ना ये इंटेलेक्चुअल स्कॉलरशिप के लिए जाना जाता था, लेकिन तक्षशिला जितना जो है इसमें डिबेट और रिसर्च के लिए नहीं जाना जाता, तो इसलिए बी ऑप्शन तक्षशिला विश्वविद्यालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नाउ बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। अच्छा, रिसर्च एप्टीट्यूड का ये प्रश्न है। विच टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन इज मोस्ट सूटेबल फॉर स्टडिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ओवर टाइम। बहुत ही आसान प्रश्न है ना। बताइए समय के साथ कारण और प्रभाव संबंध के अध्ययन करने के लिए कौन सा अनुसंधान डिजाइन सबसे उपयुक्त है, इनमें से कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, दूसरा ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च या अनुदैर्ध्य अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च या वर्णनात्मक अनुसंधान और चौथा ऑप्शन है हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक अनुसंधान। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा, कौन सा रिसर्च डिजाइन सबसे ज़्यादा सूटेबल है अगर हम ओवर द टाइम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर आप ओवर द टाइम इसको स्टडी करना चाहते हो, सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होता है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 6 लिख के क्या लगता है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सही उत्तर दे दीजिए। देखिए क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है ये कोई भी डेटा जो होता है, डेटा ये सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में ले लेता है, याद रखिएगा, मतलब एक ही टाइम पे ले लेगा, सिंगल पॉइंट इन टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि ये कह रहा है ओवर द टाइम, यानी समय के साथ, यानी अभी मान लीजिए कि आज ले लिया डेटा, फिर 1 साल बाद लिया, फिर 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ऐसे करके लेते गए ओवर द टाइम। तो अगर ऐसा करना है तो इसके लिए जो है ना क्रॉस सेक्शनल रिसर्च नहीं होता, ये तो सिंगल पॉइंट इन टाइम के लिए होता है, तो ये नहीं होगा इसका सही उत्तर। अब भी ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो है ना ये डिज़ाइन किया गया है ट्रैक करने के लिए एक सब्जेक्ट को ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है। और ये चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को जो है इस्टेब्लिश करने के लिए इसको जो है देखा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो है समय के साथ क्या बदलाव आ रहा है, जैसे आपके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा तो मैं देखूंगा कि आपके समय के साथ आपके बिहेवियर एस्पेक्ट में क्या चेंजेज आ रहे हैं, बॉडीली एस्पेक्ट में क्या चेंजेज आ रहे हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन अनुदैर्ध्य अनुसंधान। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में ऑफ कोर्स कोई भी विशेषताएं हैं उनको बिना किसी कारण जाने बस डिस्क्राइब कर देना है आपको, ना ही इसमें कोई छेड़छाड़ करना है, यानी मैनिपुलेशन भी नहीं करना है और सिर्फ डिस्क्रिप्शन देना है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। और हिस्टोरिकल रिसर्च जो होता है ना ये फोकस करता है पास्ट इवेंट पे, करंट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पे नहीं है, ये पास्ट पे यानी कि भूतकाल पे इसका पूरा फोकस होता है, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी यूनिट फर्स्ट का आपका ये प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड्स इज बेस्ट सूटेड फॉर आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। आसान प्रश्न है और हमने कल के भी जो आपके सेशन हुआ था उसमें भी ये प्रश्न किया था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों की सीखने की प्रगति का पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्रारंभिक मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है समेटिव असेसमेंट, समापन मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, निदान मूल्यांकन और चौथा ऑप्शन है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, मापदंड संदर्भित मूल्यांकन। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए और मेंशन कर दीजिए कि आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए मैंने बार बार डिस्कस किया है तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिए कि अगर ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस कह रहा है, अगर कोई भी आप जैसे मूल्यांकन विधि जो है वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अगर बात कर रहा है तो तुरंत आप फॉर्मेटिव असेसमेंट को इसका सही उत्तर मान लेंगे। प्रारंभिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ना ड्यूरिंग द लेक्चर या ड्यूरिंग द कोर्स वर्क चलता है ना। और एट द एंड
होता है, जो एंड टर्म होता है या फिर फाइनल एग्जाम होता है, वो समेटिव असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। और डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट में आप क्या करते हो, निदान करने के लिए कुछ डायग्नोज करते हो, प्रायर नॉलेज चेक करते हो, लर्निंग इशूज़ जानने के लिए आप करते हो कि कैसे जो है आप आगे पढ़ाओगे, बच्चों को क्या मालूम है, आप डायग्नोज करते हैं, इसमें ये भी नहीं होगा। और क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट जो होता है, ये स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है कोई भी स्टैंडर्ड से, ये डायरेक्टली जो है प्रोग्रेस पे फोकस नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न कम्युनिकेशन से एक बार फिर से काफ़ी आसान प्रश्न है। विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एम्फेसाइजेज द प्रोसेस एज अ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन वेयर बोथ पार्टिसिपेंट्स आर सेंडर एंड रिसीवर साइमल्टेनियसली। बताइए कौन सा संचार मॉडल प्रक्रिया को एक सतत अंतःक्रिया के रूप में जोड़ देता है, जहां दोनों प्रतिभागी एक साथ प्रेषक और प्राप्तकर्ता होते हैं, यानी सेंडर भी मैं हूँ और आप रिसीवर हो, फिर आप सेंडर बन गए, मैं रिसीवर हूँ, और ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, मतलब एक ही साथ ये काम हो रहा है। अभी जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो वो क्या होता है, व्हाट्सएप मैसेज में आप सेंडर भी हैं और आप रिसीवर भी हैं। कोई उधर से मैसेज भेज रहा है तो आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं, तो आप सेंडर हो गए, और वो आपके मैसेज का रिप्लाई कर रहा है तो वो सेंडर हो गया। तो ये जो है ये प्रक्रिया ऐसे होती है। और बताइए कि कौन सा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जोर डालता है इस चीज़ पे। एक एक ऑप्शन डिस्कस करेंगे। आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके दे दीजिए, है ना। हाँ, तो नीचे मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो कंटिन्यूस इंटरेक्शन के बारे में बात हो रहा है। दोनों पार्टिसिपेंट्स और सेंडर रिसीवर साइमल्टेनियसली यहाँ पर जो है एक्सचेंज करते हैं, और कोई कभी होता है यहाँ पर सेंडर, कोई कभी रिसीवर होता है। तो कौन सा होगा, पहला स्क्रैम्स मॉडल। स्क्रैम मॉडल जो होता है ना, एक साइक्लिकल मॉडल होता है, और ये जो है साइमल्टेनियस रोल पे जोर नहीं डालता है, याद करिएगा, है ना। ये साइक्लिकल मॉडल होता है, इसमें फीडबैक का जो मैकेनिज्म है वो होता है, लेकिन ये जो है जोर नहीं डालता है कि सेंडर और रिसीवर जो एक साथ ही साइमल्टेनियसली एक्सचेंज करेंगे मैसेज को, ये नहीं होगा। शैनन वीवर मॉडल आपको मालूम है कि ये एक लीनियर मॉडल है, और ये सेंडर रिसीवर रोल बिल्कुल क्लियर होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का फीडबैक भी नहीं होता है। तो साइमल्टेनियस इंटरेक्शन का बात ही हटा दीजिए, यहाँ पर तो प्रतिक्रिया तक नहीं होता है, यहाँ ये तो एक तरफा प्रक्रिया है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, लैसवेल मॉडल ये फोकस करता है वन वे कम्युनिकेशन फ्लो पे, जो लैसवेल का मॉडल है, तो एक तरफा ये भी हो जाता है। अब बार्न ट्रांजेक्शन मॉडल जो होता है ना, ये फोकस करता है कि कोई भी मॉडल है वो कम्युनिकेशन एक डायनेमिक साइमल्टेनियस इंटरेक्शन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो ये कहते हैं कि हाँ, कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है और साइमल्टेनियस प्रोसेस है ना। तो यानी कि एक साथ चलता रहता है। तो जो ये बार्न का ट्रांजेक्शनल मॉडल है, यही इसका सही उत्तर होगा, और जो इसका सही उत्तर होगा वो हो गया डी। तो आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। अब बढ़ते हैं हम अपने 9वें प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी कि आपके पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से प्रश्न है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रे वाटर। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी जल प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन ग्रे वाटर का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है वाटर फ्रॉम अ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन से निकला पानी। दूसरा ऑप्शन रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड, यानी कृषि क्षेत्रों से बहता पानी। तीसरा ऑप्शन है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, यानी औद्योगिक अपशिष्ट जल। और चौथा ऑप्शन है रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम रूफ्स, यानी छतों से एकत्रित वर्षा जल। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करिए। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए, और क्वेश्चन नंबर 9 लिख के और मेंशन कर दीजिए कि इसका सही उत्तर आपको क्या लग रहा है क्या होगा, है ना। तो एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया। और देखिए, वीडियो तो कोई यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आप काफ़ी सीरियस हैं, और आप जो है डेली इन सेशंस को देखा करिए, ऐसे ही जो है प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपके पेपर 1 में बहुत ही ट्रिमेंडस चेंज देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे, इस बात की गारंटी है। तो बिल्कुल जो है आप चूकिए मत, डेली इन क्लासेस को लिया करिए। ओके, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी लाइक कर दीजिए, और स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिस्कशन। वॉशिंग मशीन से निकला पानी, ग्रे वाटर जो होता है ना, वो हमेशा याद रखिएगा कि वो वेस्ट वाटर होता है ना। तो ये जल जो है ये प्रदूषित होता है, एक तरीके से वेस्ट होता है, और ये नॉन सीवेज होता है। एक तो होता है सीवेज का पानी, तो वो तो बिल्कुल नाली का पानी होता है। तो गंदगी जितने भी आप बर्तन वगैरह जो धुलते हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सीवेज का पानी हो गया। लेकिन नॉन सीवेज पानी, जैसे आपने कपड़ा धुला और कपड़े में से डिटर्जेंट सहित जो पानी गया, वो क्या है, वो ग्रे वाटर कहते हैं। तो हाउस होल्ड एक्टिविटीज जैसे लॉन्ड्री हो गया, फिर इरिगेशन जो आप करते हैं उसका रिसाइकल्ड पानी हो गया, तो ये सभी जो है ना ग्रे वाटर में जाता है। तो वाटर फ्रॉम अ वॉशिंग मशीन इसका सही उत्तर होगा। वॉशिंग मशीन निकला पानी, इसको हम ग्रे वाटर भी कहते हैं, है ना, याद रखिएगा।
तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ग्रे वाटर को कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसको कैसे हम इन्फिल्ट्रेट करके ज़मीन में छोड़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल रन ऑफ जो होता है ना, इसको हम एग्रीकल्चरल, इस टर्म को ही रन ऑफ कहते हैं, हम ग्रे वाटर नहीं कहते हैं, याद रखिएगा। जो ये फील्ड से जाता है पानी, इसको हम रन ऑफ ही कहते हैं, रन ऑफ। वही बात करें इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की, तो इसको आप सेपरेटली क्लासीफाई करते हैं क्योंकि इसमें केमिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो ये नहीं होगा। और रेन वाटर जो कलेक्टेड फ्रॉम रूफ्स, तो इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वॉशिंग मशीन से निकला पानी या वाटर फ्रॉम अ वॉशिंग मशीन। अब हम पहुंच चुके हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इस बात की गारंटी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे से जो है देखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज डायरेक्टली एम्ड एट एंश्योरिंग सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए स्थायी जल प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है। पहला ऑप्शन है SDG 2 जीरो हंगर, दूसरा ऑप्शन है SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तीसरा ऑप्शन है SDG 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और चौथा ऑप्शन है SDG 13 क्लाइमेट एक्शन। बताइए इनमें से सही उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 लिख के, और जो आपको लग रहा है इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ये भी बताइएगा कि क्या आपने अभी तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आने वाले 17 गोल्स हैं ये याद किए हैं कि नहीं, है ना। ये याद करना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन 17 गोल्स को आप सीक्वेंस में याद रखिए। देखिए अगर मैं बताऊं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो 2015 में ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो थे ना, MDG, जो सन 2000 में आए थे, उनके सक्सेसर के रूप में जो है इसको अपनाया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य 2030 तक का है और कुल मिला के 17 गोल्स और 169 टारगेट, 169 टारगेट्स हैं इसमें। ये गोल्स काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पे ये फोकस करती हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो डायरेक्टली एम करता है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट और सैनिटेशन सबके लिए एंश्योर करने के लिए, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका इनमें से SDG 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, है ना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा SDG 6। SDG 2 जो है ये जीरो हंगर वाला, ये होता है जीरो हंगर में क्या करते हो आप, तो SDG 2 का जो फोकस होता है ना, वो होता है कि हंगर को ख़त्म करना, ओके, फूड सिक्योरिटी के लिए, न्यूट्रिशन इंप्रूव करने के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। देखिए वाटर का जो एक्सेस है वो क्रूशियल है, लेकिन SDG 2 में मेनली हंगर खत्म करने के बारे में बात करते हैं, तो ये नहीं होगा इसका सही उत्तर। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम देखें तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ SDG 8 है और ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है। कहता है कि भाई फुल और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, यानी कि कोई भी है तो उसके पास पूर्ण रूप से जो है वो रोजगार उसके पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अर्ध रोजगार, यानी अभी मौसम आया तो रोजगार हो गया, मौसम खत्म तो रोजगार खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, ये इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है इन सभी चीज़ों से, सभी फैक्टर से। डिसेंट वर्क इसमें आता है। डिसेंट वर्क में एक ऐसा काम जो कि समाज में जो है एक अच्छा ओहदा रहे आपका। ऐसा ना हो कि आप जो है सीवेज वगैरह, क्योंकि सीवेज साफ़ करना अब जो है ह्यूमंस का जो हमारा एथिकल स्टैंडर्ड है उसके खिलाफ माना गया, और सीवेज साफ़ करना जो है अब मशीन से साफ़ करना है, किसी भी इंसान को सीवेज में नहीं उतारना है, क्योंकि सभी इंसान आज के डेट में बराबर हैं, है ना। तो ये है। और SDG 13 क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करते हैं। अर्जेंट एक्शन हमें लेना होगा क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, इसका सामना करने के लिए। क्लाइमेट चेंज जो है ना वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकता है, आने वाले समय में जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हमारे हवा में, हमारे हवा प्रदूषित हो रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये होता है, तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, है ना, SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। और ये अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, इसका फुल जो है इसका स्टेटमेंट है। टारगेट करता है अलग अलग इश्यूज़ को जो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है ना। तो जो जल प्रबंधन से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं उसको ये एड्रेस करता है, जैसे कि वाटर की क्वालिटी को बेहतर करना, जो पानी की गुणवत्ता है जो हम पीते हैं पानी, वो पॉल्यूशन को कम करना पानी से, साथ ही साथ वाटर की यूज़ की एफिशिएंसी को, यानी कि ज़्यादा वाटर जो है ना वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से आप यूज़ करो, वेस्ट ना करो। और यूनिवर्सल एक्सेस देना है सेफ़ और अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर का सभी को, सबके पास जो है स्वच्छ पानी हो पीने के लिए। और ये SDG जो है ना मेनली एम्फसाइज़ करता है कि कैसे आप वाटर रिसोर्स को इंटीग्रेट करोगे, मैनेज करोगे उसको, और कैसे जो है वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करोगे। जैसे जो तालाब हैं, जो नदियाँ हैं, इनको हमें प्रोटेक्ट करना है,
तो ये सभी जो है हमारे आ जाते हैं आपके SDG 6 में और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो और अच्छे से सभी ऑप्शंस आपको समझ में आ गए हों। यहाँ पर जो है मैंने पूरा का पूरा आंसर की दिया है और रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF मिलते हैं डेली रात को 10 बजे, वहाँ जाके PDF डाउनलोड कर लिया करिए। और याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा ये वर्दी हैं, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसके लिए पैसे भी चार्ज किए जाएँ, है ना, इन PDFs के लिए। तो जितना हो सके इसको आप संभाल के रखिए, क्वेश्चंस जो है आप स्टोर करके रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना इनका वर्थ है, याद रखिए, क्योंकि डेली अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से बिल्ड करते हैं लोग। जो है मैं देख रहा हूँ कि 2-2 हज़ार रुपये जो है सिर्फ क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का ले रहे हैं। हाँ, तो अभी तो ये सारी चीज़ें मेरे मन में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है इसका। तो इसीलिए आप जो है इन सभी क्वेश्चंस को स्टोर करके एक जगह अच्छे से रखिए और हो सके तो इनको जो है ना कहीं क्लाउड में या कहीं PDF फॉर्मेट में आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जो है क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तक हमारे जो है लगभग 61-62 सेशंस हो चुके हैं, तो 620 प्रश्न के आसपास आपके सामने हैं, जिनमें से अगर हम 120 प्रश्न हटा भी दें जो कि रिपीट होते हैं, तो 500 प्रश्न ऐसे होंगे जो यूनिक टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो चलिए इस प्रैक्टिस सेशन में यहीं तक और मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।